नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे वैचारिकी, जिसमें कुछ हो गया था और कुछ रह रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण तक कर लिया था। आगे हमको अंबेडकर दर्शन पढ़ेंगे, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ये सब पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अम्बेडकर दर्शन को। अम्बेडकर दर्शन। अम्बेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध काफी उग्र तेवर अपनाया। यानी कि जो दलितों के खिलाफ, दलितों के विरुद्ध एक सबकी मानसिकता बन गई थी, उनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ अम्बेडकरवाद ने कार्य किया। आगे देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, उन्होंने अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट जिसे कहा, का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अम्बेडकरवाद का नाम दिया। ठीक है, चलिए आगे आइए। अम्बेडकर जी कहते हैं, अम्बेडकरवाद दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति उसे स्वीकार नहीं है। अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ था, वंचित अंग है। उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा भी था, मेरे लिए व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित हैं, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र के हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। ठीक, मेरे लिए व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित हैं, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र के हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को ही वरीयता दूंगा। ठीक, चलिए। अंबेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का आदर्श नहीं पा सकते। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक जात की धारणा आम आदमी के दिमाग से पूर्णतः विलुप्त और नष्ट नहीं होगी, जब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकता। ठीक, आगे आइए। अंबेडकरवाद दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देता, किंतु यह मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और ना ही नारीवादियों की तरह इस विचार का पक्षधर है कि मूल समस्या लिंग विभेद की है। इसका मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, शेष समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण काशीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ, ठीक, 1978 में बामसेफ की स्थापना कौन किया? मान्यवर काशी नाम है। ठीक, इसका नाम है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। एक बामसेफ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, कब? 1981 में, और बामसेफ 1978 में काशीराम द्वारा। DS4 क्या है? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, मतलब दलितों के जो सताए जाते थे, जिनका शोषण होता, उनके लिए एक संघर्ष समिति का स्थापना किया गया, जिसको कहा गया DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ठीक, का गठन किया गया। 1984 में DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी BSP का निर्माण किया गया, जो वर्तमान समय में अंबेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ठीक, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सुश्री मायावती जी। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स
पार्टी तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण है। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। लोहिया दर्शन को देखते हैं। लोहिया दर्शन यानी कि राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर यानी अंबेडकर नगर जनपद नामक स्थान पर हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक व समाजवादी नेता थे। ठीक, आगे आइए। इनके दार्शनिक चिंतन और सामाजिक विश्लेषण की विचार पद्धति में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उनके शोध निर्देशक बर्नर सुधाई का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जा सकता है। सन 1967 के पूर्व सोशलिस्ट पार्टी की जो अनुगूंज हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर थी, उसके पीछे डॉक्टर लोहिया का चिंतन जनसंघर्ष तथा कार्य के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी भी। आगे आइए। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा की जो निम्नलिखित है। इन्होंने क्या किया? 7 क्रांतियां लाई समाज के लिए। पहले नर नारी की समानता, नंबर 1। दूसरा, रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। तीसरा है संसारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए। पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए। व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए। ठीक है, आगे आइए। मार्क्सवाद। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद, साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार है। इसे मार्क्सवाद इसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स के नाम से के कारण जाना जाता है, जबकि साम्यवाद इसलिए क्योंकि इस विचारधारा का अंतिम उद्देश्य आदर्श अवस्था में पहुंचना है। ठीक, और उसका नाम साम्यवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि समाजवाद के अन्य रूपों, स्वप्नदर्शी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद से अलग किया जा सके। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने किया था। आगे चलकर 1917 में लेनिन ने सोवियत रूस में तथा 1949 में माओ त्से-तुंग ने चीन में इसी विचारधारा को आधार बनाकर क्रांतिकारियां की तथा नए प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का विकास किया। इस दृष्टि से लुकाच, लेनिन, माओ त्से-तुंग, ग्राम्सी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट विशर, ब्रेख्त ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडान आदि को भी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाता है। आगे आइए। जहां तक भारत का प्रश्न, स्वाधीनता संग्राम के दौरान मानवेंद्र नाथ राय मार्क्सवाद के प्रखर समर्थकों में शामिल थे। वे लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य रहे, किंतु 1940 में मार्क्सवाद से मोहभंग हो गया तथा उनके विचार बदल गए। आगे आइए। मार्क्सवाद के अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं हम लोग। पहला है द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक, आगे चलिए। जिसमें दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, जिसको फ्रायडवाद भी कहा जाता है। ठीक, ये मनोविश्लेषणवाद शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। ठीक, सिगमंड फ्रायड 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इनके द्वारा, यानी किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इनके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए मानसिक व स्नायविक विकारों के संबंध में दिया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। इससे ही मनोविश्लेषणवाद बना है।
फ्रायड ने पाया कि सम्मोहन क्रिया अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से कई पुराने अनुभव पुनर्जीवित हो जाते हैं। कामवृत्ति और उसका अचेतन रूप से दमन इन अनुभवों का मूल कारण है। शैशवीय दमित कामवृत्ति वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर वे पहुंचे हैं। उन्होंने इसे जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति माना है। यह शिशु के जन्म से ही क्रियाशील रहती है और इसका दर्शन मानव के समस्त व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए वे लिबिडो शब्द प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द? लिबिडो। चलिए, कहते शैशव मानस में केवल ईड ही विकसित रहता है, दमन का प्रश्न नहीं उठता, किंतु सामाजिक नैतिक दबाव के कारण अहम ईगो और सुपर ईगो का विकास होने लगता है। कहते हैं शिशु की कामवृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है, किंतु नैतिक निषेधों के कारण यह वृत्ति दमित होती रहती है। शिशु की कामवृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है, लेकिन नैतिक निषेधों के कारण यह वृत्ति दमित होती रहती है और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती। फ्रायड के सिद्धांत में, और इसी पर आधारित हिंदी का हमारा उपन्यास है कौन? फ्रायडवाद पर। कौन सा? शेखर एक जीवनी। फ्रायड के सिद्धांत में इडिपस कुंठा का विशेष महत्व, जो ग्रीक नायक इडिपस, इसने अपने पिता की हत्या कर अपनी मां से विवाह कर लिया था, इसके नाम पर है। अस्तित्ववाद के विकास व निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है। धर्म व समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज उठाई। सभी पूर्वज मान्य सामाजिक, धार्मिक व नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज डेनिसन विद्वान द्वारा व धार्मिक चिंतक सोरेन कीरकेगार्ड ने उठाई। इन्हें ही अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है। यूरोप की 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक व मशीनरीकरण ने मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। कीरकेगार्ड ने यहाँ मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की, पूर्व मान्यताओं व धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जहां मानव पूर्ण स्वच्छंद है। ठीक। और कीरकेगार्ड हीगल दर्शन के विरोधी थे। किसके विरोधी थे? हीगल दर्शन के। ठीक। अस्तित्ववाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1, व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं होता। ठीक, यानी कि बाहरी चीजों, भौतिक चीजों के अधीन हमारी सत्ता नहीं होती, हमारा अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना चाहिए। आगे आइए। दुख की निरर्थकता, अस्तित्व का बोध दुख, त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव है। ठीक, ये सब सारी चाहिए। उत्तर आधुनिकतावाद को देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विद्वानों का मत है कि संरचनावाद और विखंडनवाद दोनों के मेल से उत्तर आधुनिकतावाद का निर्माण हुआ। पॉल डी मैन को विखंडनवाद का प्रबल समर्थक माना जाता है। आधुनिक उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर के अत्यधिक प्रयोग के बावजूद अभी तक इनका कोई सर्वसम्मत अर्थ या परिभाषा तय नहीं हो पाई है। शाब्दिक स्तर पर हम कहते हैं उत्तर आधुनिक शब्द उत्तर व आधुनिक इन दोनों शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ है आधुनिक का विकसित प्रवृत्ति रूप भी हो सकता है और आधुनिक के बाद का उसका विरोधी रूप भी। आधुनिकता उत्तर आधुनिकता विशेषण से बनी संज्ञा है। दक्षिणी अमेरिकी कवियों पर पोस्ट मॉडर्न के प्रभाव को लेकर डेडली फिस्ट ने एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक की रचना की। सन कब की? 1942 में। अब आते हैं दलित विमर्श पे, देखते हैं तो देखते हैं दलित विमर्श का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन व दलन किया गया हो। ठीक। दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी असूचानंद हरिहर ने 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया। किसके अनुसार है? दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार।
गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता विवेकानंद को माना है। अंबेडकर के लोक शिक्षा प्रसारक मंडल के दलित साहित्य सेवक संघ व 1970 के दलित पैंथर्स नामक दलितों के राजनीतिक दल ने दलित शब्द का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब की? सत्य शोधक समाज 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक। नारायण गुरु केरल, पेरियार रामास्वामी नायकर तमिलनाडु, स्वामी अच्युतानंद उत्तर भारत, चांद गुरु बंगाल आदि दलित महापुरुष हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचनाक्रम में ज्योतिबा फूले व महात्मा बुद्ध का दर्शन दार्शनिक पृष्ठभूमि में है। ठीक है, चलिए। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप गांधी व अंबेडकर के बीच पूना एक्ट व इसके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, जिसे दलित विमर्श खारिज करता है। से क्या करता? दलित विमर्श खारिज करता। आजादी के बाद संविधान में दलित समाज के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। 1960 का दशक दलित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। दलितों के लिए नया शब्द बहुजन प्रचलित हुआ। ब्राह्मणवाद पर अंबेडकर क्या लिखते हैं? ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद से मेरा आशय समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की भावनाओं की निषेध है। यद्यपि ब्राह्मण इसके जनक हैं, लेकिन यह ब्राह्मणों तक ही सीमित ना होकर सभी जातियों में घुसा हुआ है। ये कौन कहता है? अंबेडकर के। दलित विमर्श रचनाकार और उनकी रचनाएं कुछ देख लेते हैं, कौन कौन सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य अनुभव, हर्ष और यथार्थ, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मोहनदास नेमिशरण, दलित साहित्य, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 4 खंडों में, 2013। और आज बाजार बंद है, ये भी इन्हीं की रचना है। सूर्य नारायण रणसुभे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, दलित चेतना की पहचान। ठीक, आगे आइए। रमणिका गुप्ता, दलित हस्तक्षेप। ठीक। शिवराज सिंह बेचैन, क्या? शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन। सामाजिक न्याय और दलित साहित्य 1914, डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार, मातृसत्ता, पितृसत्ता और जार सत्ता, कामसूत्र की संतानें, 3 द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, थेरी गाथा, स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, दलित सिविल कानून, दलित चिंतन का विकास, अभिषेक से इतिहास चिंतन। आगे आइए स्त्री विमर्श पे। अब किस पे चलते हैं? स्त्री विमर्श। ठीक। नारीवाद वह विचारधारा या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूदा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारतीय व पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में नारियां भेदभाव की शिकार रही हैं। नारी मुक्ति का विचार 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ।
जब अमेरिका का फ्रांस की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने समानता व स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व की आवाज उठाई। पहला चरण क्या है? पहला चरण 1790 के आसपास शुरू हुआ, ठीक, लगभग 1930 तक दिखाई पड़ता। यह दौर पूरी तरह उदार नारीवाद यानी लिबरल रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस और अमेरिका से हुई थी, ठीक। आगे आइए। मत अधिकार के लिए नारियों का संघर्ष देख। 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन अमेरिका में केंद्रित हो गया। वह दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ गया, किंतु 1866 में जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिली तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार दिया गया, स्त्रियों को नहीं। यहाँ आकर स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं, एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ही चल सकता है। 1860 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा जिन्हें मताधिकारवादी या सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें मताधिकार दिया जाए। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन चरम स्तर पर था। सन 1918 में ब्रिटेन में व 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी मताधिकार की शुरुआत हुई। 1910 से 1930 के बीच में अधिकांश देशों में महिलाओं की यह मांग मान ली गई और नारीवाद का पहला चरण समाप्त हो गया, ठीक। भारत तथा अन्य देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, इस समय तक नारीवादी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में ही चलता रहा। प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री मुक्त की कामना की 10 वार्ताएं, बाजार के खिलाफ भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न। विभा देवसरे, स्वागत है बेटी। उषा महाजन, बाधाओं के बावजूद नई औरत 2001, ठीक। आगे आइए। राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800 से 1990। चलिए। अनामिका का पूछा जाता कई बार। अनामिका स्त्री विमर्श का लोक पक्ष 2012, मौसम बदलने की आहट 2012, स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा 2012, मन मांझने की जरूरत 2008, त्रिया चरित, उत्तरकांड, पानी जो पत्थर पीता है। आदिवासी विमर्श का मूल लक्ष्य उन कारणों की खोज है जिनके कारण आदिवासी अस्मिता संकट में है और आदिवासी अपना जल, जंगल और जीवन छोड़ने को विवश है। पूंजीवादी एवं वर्चस्ववादी सत्ता किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण करती है और उसके हितों को हाशिए पर डाल देती है, तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार आदिवासियों की जीवनदायी शक्तियों एवं स्रोतों का विनाश कर आदिवासियों को पलायन एवं विस्थापन के लिए विवश किया जा रहा है, इसका सूक्ष्म विश्लेषण आदिवासी विमर्श में मौजूद है। समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी विमर्श का स्वर सुनाई देता है, ठीक। आगे आइए। आदिवासी साहित्य की अवधारणा। आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर 3 तरह के मत हमारे सामने आते हैं। आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य, आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य, आदिवासी दर्शन के तत्वों वाला साहित्य आदिवासी साहित्य। ये 3 चीजें हमारे सामने आती। अल्पसंख्यक विमर्श, इस पे आते हैं हम लोग। अल्पसंख्यक विमर्श, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम उठते हैं, 1-2 उठते हैं। वहां से अम्बेडकरवाद से उठेंगे, दलित विमर्श से उठेंगे और स्त्री विमर्श से। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन उठते नहीं। अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को उठाता है, ठीक। बहुसंख्यकों की अपेक्षा कम लोगों के साथ साथ भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी 2 प्रधान भारतीय संविधान में हैं, ठीक। अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा? उसका है कि भाषाई और धार्मिक आधार पर इनको कहा जाता, ठीक। भारत में विभाजन के पश्चात हुए दंगों को राही मासूम रजा ने अपनी रचना में स्थान दिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों व अल्पसंख्यकों की स्थिति को अपनी कृति में चित्रित किया, ठीक। भारत में जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक वर्ग है, जिनमें जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए। अल्पसंख्यक वर्गों में
मुस्लिमों की अस्मिता पर सबसे अधिक प्रश्न उठे। अल्पसंख्यक विमर्श देखते हैं हम लोग, कौन कौन सी रचनाएं हैं। मुकुट बिहारी लाल, इस्लाम और आधुनिक भारत 2009, पद्मश्री मुजफ्फर, खतरे अल्पसंख्यकवाद के, हुसैन, इस्लाम और शाकाहार 2015, अरुण भोले, धर्मों की कतार में इस्लाम, तारिक फतेह, इस्लामिक राज्य का भ्रम, 3 खंडों में 2018 में आती, तारिक फतेह। ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, विविध, जो प्रमुख संस्थाएं हैं और विविध हम लोग अब शुरू करें। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार तथा हिंदी प्रेमी एकत्र होते हैं। 1973 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, 1973 में। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कि 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। 1975 में इसका आयोजन शुरू हो गया। प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1973 में, किसके द्वारा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा, वर्धा में है ये। और शुरू कब हुआ इसके आयोजन का, 1975 से, ठीक। कहा जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से राष्ट्रीय प्रचार समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। उसके उपरांत इंदिरा गांधी की सहमति एवं विनोबा भावे की प्रेरणा से विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक्य, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए, ठीक। इसमें जो मंतव्य थे, वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो, विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचार पूर्वक एक योजना बनाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है देखते हैं। अंग्रेजी, रूसी, चीनी जिसको मंदारिन कहा जाता है, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। इनमें अरबी को 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा अन्य 5 राष्ट्र संघ के स्थापना काल से हैं। हम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, शिव सागर राम गुलाम ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे संबंध अन्य तथ्य इस प्रकार है। 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। 12 नवंबर 2002, 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की, ठीक। इस अधिनियम को कार्य रूप देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर 21 नवंबर 2003 को हस्ताक्षर हुआ। वर्तमान में भारत और मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी एवं विद्वान इसका संचालन करते हैं। 2009 में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रतिवर्ष विश्व हिंदी पत्रिका एवं विश्व हिंदी समाचार त्रैमासिक का नियमित प्रकाशन विशेषांक के रूप में होता है। अब विश्व हिंदी सम्मेलन को देखते हैं हम लोग। पहला सम्मेलन कब हुआ, 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में हुआ। दूसरा है 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस। पांचवा 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो। छठा 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यानी यूके में। सातवां
5 से 9 जून 2003 पारामारिबो सूरीनाम। 8वां 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क। 9वां 21 से 24 सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ठीक। 10वां 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल। 11वां 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस। ठीक है। चलिए, हिंदी व उसके विकास से संबंधित रचनाएं। संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? मार्कस लेजली, 1801 में आता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। विक्टोरिया नाटक मंडल 1871। सदी समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र 1801। यहाँ से एक क्वेश्चन संस्थाओं से हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो मिलान में आ जाए, चाहे रिक्त स्थान में आए, किसी भी तरह से आ जाए, आएगा जरूर। सदी समाज संस्थापक के कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र 1876। भाषा वर्धनी सभा बाबू तोताराम 1877। इंडियन प्रेस इलाहाबाद संस्थापक चिंतामणि घोष 1884। हिंदी उद्धारण प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज 1884। आगे देखिए, रामलीला नाटक मंडली प्रयागराज 1889। नागरिक प्रचारणी सभा संस्थापक कौन से? बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह 1893। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, विश्व कुमार सिंह 1893 में। सरस्वती पत्रिका संस्थापक चिंतामणि घोष 1900। भारतीय नाटक मंडली काशी 1906। ठीक। नागरी नाटक मंडली वाराणसी 1908। हिंदी नाट्य समिति प्रयागराज 1908। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910। गुजरात शिक्षा परिषद भड़ौज 1917। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास कब हुआ संस्थापक इसके? महात्मा गांधी 1918 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा संस्थापक महात्मा गांधी 1918। ठीक। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा 1918। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद संस्थापक महात्मा गांधी 1920। हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद 1927। संस्थापक इसके सर विलियम मैरिश। ठीक। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड 1929। उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद 1933। उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक 1933। नागरी लिपि सुधार समिति नागरी लिपि सुधार काका कालेरकर 1935। नागरी लिपि सुधार समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेरकर 1935। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ अध्यक्ष प्रेमचंद 1936। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। संस्थापक महात्मा गांधी। आगे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की शाखा जम्मू कश्मीर 1936। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन 1943। आगे आइए, हिंदी साहित्य परिषद इलाहाबाद टंडन। नागरी प्रचारी लिपि समिति 1945। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1950। आगे आइए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1960। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली 1961। राजभाषा विभाग मंत्रालय के अधीन 1975। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1997।
पुरस्कार और सम्मान। किस किस पुरस्कार में कौन कौन पुरस्कार किसको को मिले। पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत सरकार का कोई नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखता हो इसके योग्य है। तो मिलता क्या क्या है, 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी कांस प्रतिमा। साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत की मान्यता प्राप्त कुल 24 भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी में से प्रत्येक शासित सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना। सम्मान 1 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसको, ठीक, 1968 में सबसे पहले पंत को दम्बरा पर, 72 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर प्रबंध का, 1978 अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार, महादेवी वर्मा को यामा पर, 1992 नरेश मेहता, उसके बाद संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा 82 बार, 99 निर्मल वर्मा, 2005 कुंवर नारायण, 2009 श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत, 13 केदारनाथ, 17 शोभती, राय कृष्ण शोभती। तो याद कैसे कर, पहले हम लिखते हैं सुरामन, 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 सुरामन से सु से सुमित्रा नंदन, रा से रामधारी, फिर आ से अज्ञेय, माँ से महादेवी, ना से नरेश मेहता, यहाँ तक हो गया सुरामन है। इसके बाद निक, बाद निक लाल, लाल, निक लाल सिंह कृष्णा, लाल सिंह, हाँ हो जाएगा निक लाल सिंह, इसे निर्मल वर्मा, का से कुंवर नारायण, लाल से लाल शुक्ल एवं अमरकांत, कृष्ण सिंह से केदारनाथ सिंह, कृष्णा से कृष्णा सोबती। सुरामन निकलाल सिंह कृष्णा, इसको ऐसे याद कर ले। सुरामन और निकलाल सिंह कृष्णा किसके, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिनी, वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी, आचार्य नरेंद्र देव, बुद्ध, राम सांकृत्यानंद मध्येसी। नामधारी थी दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय, सुमित्रानंद पंत, कला और बूढ़ाचाँद, भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित, अमृत राय कलम का सिपाही, अज्ञे आंगन के पार द्वार, डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध, अमृतलाल नागर, अमृत और विश्व। सरस्वती सम्मान को देख, हरिवंश राय बच्चन तो आत्मकथा है 4 भाग, धर जगूड़ी नाटक जारी है, गोविंद मिश्र धूल पौधों पर, रामदरस मिश्र यहाँ मैं तो यहाँ हूँ, काव्यशंकर, रामविलास शर्मा, व्यास सम्मान किसको, व्यास सम्मान, व्यास रामविलास शर्मा प्राचीन भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भागों में इनको। शिव प्रसाद सिंह नीला चाँद उपन्यास पर, गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने, धर्मवीर भारती सपना अभी भी, कुंवर नारायण आत्मजयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी साहित्य और का विकास, आदि आदि। भारत भारती को तो किसको, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय, राम कुमार वर्मा, अमृतलाल नागर आदि को जरूर देख लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्ञानपीठ से हो सकता है आ ही जाए। सोवियत लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत, शोकायतन, सुमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, केदारनाथ अग्रवाल फूल बोलते हैं, रामविलास शर्मा भारत में राज्य और मार्क्स, नागर अमृत और विष, कुल बिस्मिल्लाह बदरिया। अब हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीट, एकदम कंप्लीट हो गया।
तो हम लोग कल से करेंगे, नेक्स्ट क्लास से करेंगे टेस्ट सीरीज डेली। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।